गुड इवनिंग शंकर सोनी, गुड आफ्टरनून शंकर सोनी सर। मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ आपकी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर। बुक्स कौन सी ले लें पूछने के लिए ऑनलाइन आया हूँ आज, प्लीज़ हिंदी में बुक्स बताएं। शंकर भाई, बुक्स आप अगर यूपीएससी पीसीएस वगैरह का देना है तो उसके लिए कई किताबें पढ़ना पड़ेगा, और यदि आप केवल सीजीएल और एसएससी का पढ़ना है तो उसके लिए एक गाइड पर्याप्त है। अब उसमें बताइए आप कौन से लेवल की तैयारी करना चाहते हैं। निशांत कुमार, गुड इवनिंग सर। हम 3 PM से ही इंतज़ार में हैं। बेटे ये 3:30 बजे से क्लास था, क्योंकि 3:30 से मेरी स्लॉट लगा हुआ था टाइम टेबल में, और 3:30 तक कोई और क्लास चल रही थी इस स्टूडियो में। जयप्रकाश कुमार सर, हिस्ट्री का हिंदी में भी क्वेश्चंस अपलोड करवा दीजिए। अच्छा, हिंदी का तो होगा बेटे क्वेश्चंस, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही में कंबाइंड में है वो क्वेश्चंस। जयप्रकाश प्रणाम। चलें, तो सुबह वाली क्लास में हमने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताए थे। अब इस क्लास में हम आपको इल्तुतमिश के बारे में बताएंगे। तो शंकर सोनी बताएं कौन सा एग्ज़ाम देना चाहते हैं। प्रिंस कुमार, और कितना क्लास बाकी है सर। बस बेटे ज़्यादा नहीं है, नेक्स्ट वीक फ्राइडे सैटरडे मेरी क्लास होगी तो ख़त्म हो जाएगा। केवल इंग्लिश में है सर। जयप्रकाश करें केवल इंग्लिश में है, क्या चीज़? अच्छा, वो हिंदी इंग्लिश में नहीं है। पीडीएफ क्वेश्चन के हिंदी इंग्लिश दोनों में था, हमने दिए बनवाए तो थे उसमें उनसे, जय हिंद से। जय हिंद से हमने बनवाए थे दोनों, हिंदी इंग्लिश में होगा बेटे। क्वेश्चन जो एमसीक्यू वाले हैं ना, एमसीक्यू क्वेश्चन। चलें आगे पढ़ाते हैं हम आपको इल्तुतमिश के बारे में। शम्सुद्दीन इल्तुतमिश 1210, कहीं कहीं 1211 भी है, 1236। हाँ जयप्रकाश, एमसीक्यू वाला ही बता रहे हैं, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में है। केवल पहला वाला पीडीएफ जो होगा, फर्स्ट पीडीएफ केवल इंग्लिश में है। उसके बाद जितने भी पीडीएफ हैं एमसीक्यू के, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। फर्स्ट वाले का बनवा नहीं पाए थे, इसलिए फर्स्ट वाला जो है एनटीपीसी के साथ जो बैच चल रहा था उसमें फर्स्ट एमसीक्यू बैच में इंग्लिश मीडियम में था, सेकेंड एमसीक्यू बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। अब अगर आप फर्स्ट वाले में होंगे तो उसमें इंग्लिश मीडियम में पीडीएफ पड़ी है, सेकेंड वाले एमसीक्यू में, एमसीक्यू बैच जो सेकेंड है उसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा। तो हमने आपको बताया किसको गुलाम का गुलाम कहा गया है। गुलाम का गुलाम ये कहा गया है, और ये था स्लेव एंड सन इन लॉ ऑफ ऐबक, ये भी हमने आपको बताया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, दोनों था ये, तो इसलिए ध्यान रखें। लेकिन जैसे ही ये सत्ता में आया, हाँ एक बार एक प्रश्न पूछा गया है कि जब इल्तुतमिश सुल्तान बना तो उस समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था, या उससे पहले कहाँ का गवर्नर था, कहाँ का सूबेदार था? तो बदायूं का सूबेदार था, ये प्रश्न पूछा गया है। ऐबक के समय में इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। जैसे ही ऐबक के देहांत के बारे में सुना, दरबारियों ने इल्तुतमिश को इनवाइट किया और लाहौर पहुंचकर दरबारियों के सपोर्ट से सत्ता में आया। ऐबक के बेटे को मार भगाया, इसको सुल्तान बनाया। लेकिन इसके बाद इसको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था। कैसे, क्या क्या समस्याएं इसको देखना पड़ा, वो हम आपको 3-4 पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है बताते हैं।
ताजुद्दीन एल्दौज गजनी में था, दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक रहा तो उनमें रिलेशन हो गया, वैवाहिक संबंध हो गया। लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया तो ताजुद्दीन एल्दौज ने सोचा कि मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के किंगडम का उत्तराधिकारी ताजुद्दीन एल्दौज है, क्योंकि मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के डेथ के बाद गजनी और गौड़ पर ताजुद्दीन एल्दौज ने शासन किया। इसलिए ताजुद्दीन एल्दौज ने कुतुबुद्दीन के डेथ के बाद दिल्ली, लाहौर इत्यादि पर अपना हक जताया, दिल्ली की तरफ कूच किया। दूसरा, नसीरुद्दीन कुबाचा ये उच्च और मुल्तान में था। यह भी चाहता था कि वह दिल्ली का उत्तराधिकारी है, क्योंकि हमने आपको बताया था गोरी के 3 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली का सुल्तान था, बाकी 2 गुलाम जिंदा थे, तो वे दोनों अपने आप को दिल्ली का उत्तराधिकारी समझने लगे थे। इसलिए उन दोनों गुलामों ने दिल्ली को अपने अंडर में करना चाहते थे, ताजुद्दीन एल्दौज, नसीरुद्दीन कुबाचा। अब आप देखिए, एक और अली मर्दन था। अली मर्दन कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में बंगाल का गवर्नर था, लेकिन जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का देहांत हुआ, अली मर्दन अलाउद्दीन की टाइटल लेकर सुल्तान बन बैठा बंगाल में। ये 3 समस्याएं इल्तुतमिश के सामने आई। वैसे इल्तुतमिश ने अपनी कैपिटल दिल्ली को बनाया, लाहौर की जगह दिल्ली को कैपिटल बनाया, लाहौर से शासन नहीं किया। और ये 3 समस्याएं ताजुद्दीन एल्दौज गजनी में था, ये दिल्ली चाहता था। ये नसीरुद्दीन कुबाचा उच्च और मुल्तान में था, यह भी दिल्ली चाहता था, गोरी का गुलाम था। अली मर्दन सूबेदार माने गवर्नर होता है, सूबेदार ऑफ बंगाल, ये स्वतंत्र हो गया था, बिकेम फ्री। ये बंगाल में स्वतंत्र हो गया और इसने अलाउद्दीन की टाइटल ले लिया था। ये उपाधि लेकर के सुल्तान बन गया था। तो ये 3 समस्याएं सबसे भयंकर थी। सबसे बड़ी समस्याएं 3 थी। वैसे बंगाल की समस्या पहले आई। इल्तुतमिश ने बंगाल पर अभियान आयोजित किया। दिल्ली, लाहौर, आगरा, इन सब क्षेत्रों पर अधिकार करने के पश्चात बिहार और बंगाल पर अटैक किया, बंगाल पर कब्जा कर लिया। ये लड़ाई में मारा गया, हार गया और मारा गया। तो अली मर्दन को मार दिया गया और बंगाल में नसीरुद्दीन को सूबेदार बना दिया गया। लेकिन बेटे, ये भी अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में ट्रीट करने लगा, दिल्ली का अधिकारी समझने लगा। इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं अभी। लेकिन ताजुद्दीन एल्दौज, इसने क्या किया, मुल्तान और उच्च पर अटैक किया। ताजुद्दीन एल्दौज ने मुल्तान, उच्च, पंजाब पर आक्रमण किया और इन क्षेत्रों को जीतने के पश्चात, इन राज्यों को जीतने के पश्चात ताजुद्दीन एल्दौज ने दिल्ली की तरफ कूच किया। नसीरुद्दीन कुबाचा सिंध की ओर चला गया था। बाद में नसीरुद्दीन कुबाचा फिर से उच्च और मुल्तान पे कब्जा कर लिया था। तो जब ताजुद्दीन इस पे आक्रमण किया
सिंध की ओर चला गया। और जब ताजुद्दीन दिल्ली की ओर आगे बढ़ा तो एक लड़ाई लड़ा है 1216 में, थर्ड बैटल ऑफ तराइन। तराइन की तीसरी लड़ाई, तराइन की तीसरी लड़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। दरअसल ये मार्कर जो है थोड़ा सा पतला वाला है, इसलिए इससे राइटिंग जो है थोड़ा कम आ रही है। अभी थोड़ा इसमें इंक डलवाते हैं। तो 1216 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध, इस लड़ाई में इल्तुतमिश इसने ताजुद्दीन इल्दौज को हराया। ताजुद्दीन इल्दौज को इसने हराया और ताजुद्दीन इल्दौज मारा गया था। पहली लड़ाई 1119 बेटे 1216 में तराइन की तीसरी लड़ाई, कहीं कहीं अगर 1215 दिया है तो चल जाएगा, क्योंकि 1215 में ये गजनी से चला था। ताजुद्दीन इल्दौज गजनी से चला, पंजाब वगैरह को जीतता हुआ आगे बढ़ा। तराइन के मैदान में इल्तुतमिश की सेना से इसका टकराव हुआ। इल्तुतमिश की सेना ने इस समय तराइन की तीसरी लड़ाई में ताजुद्दीन इल्दौज को हराया और इसको मार दिया। अच्छा, इसकी हत्या के बाद नसीरुद्दीन कुबाचा ने फिर से उच्छ और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। उच्छ और मुल्तान पर कब्जा कर लिया था। लेकिन शायद आपको पता हो कि 1221 में 1221 में चंगेज खान नामक मंगोल इन्वेडर इंडिया के सीमा पर आक्रमण किया था। भारत के सीमा पर आक्रमण किया। क्यों? क्योंकि 1221 में ख्वारिज्म शाह ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और अफगानिस्तान का ख्वारिज्म शाह ये अरब की तरफ भाग गया। उसका बेटा जलालुद्दीन माकबरनी पंजाब में आके शरण ले लिया था। उसी का पीछा करता हुआ इल्तुतमिश भारत की सीमा तक आ गया। उसी का पीछा करता हुआ चंगेज खान, हमने गलत बता दिए, चंगेज खान उसी का पीछा करता हुआ, जलालुद्दीन माकबरनी का पीछा करता हुआ पंजाब यानी सिंध की सीमा पर आ गया। इल्तुतमिश को चंगेज खान ने संदेश भिजवाया कि वह ख्वारिज्म शाह के बेटे जलालुद्दीन माकबरनी को अपने किंगडम से भगाए, अन्यथा उसके आक्रमण का सामना करे। इल्तुतमिश डर गया, सोचा कि नया नया दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य कहीं बनने से पहले ही न उखड़ जाए। इसलिए इल्तुतमिश जलालुद्दीन माकबरनी को भगाने के लिए, जलालुद्दीन माकबरनी से छुटकारा पाने के लिए प्रयास कर रहा था कि उसी समय नसीरुद्दीन कुबाचा ने पंजाब पर आक्रमण किया और जलालुद्दीन माकबरनी को भगा दिया गया। जलालुद्दीन माकबरनी को भागना पड़ा। चंगेज खान वापस चला गया। चंगेज खान पहला मंगोल इन्वेडर था। 1221 में भारत की सीमा पर आक्रमण किया। तो इस तरह से जलालुद्दीन माकबरनी से इल्तुतमिश को छुटकारा मिल गया, क्योंकि नसरुद्दीन कुबाचा ने पंजाब पे हमला करा और उसी समय इल्तुतमिश उस पर दबाव बनाया और इल्तुतमिश ने उसी समय नसीरुद्दीन कुबाचा को पकड़ लिया। नसीरुद्दीन कुबाचा को पकड़ लिया और बाद में उसको दिल्ली ले आया और 1227 में यह भी मारा गया। 1227 में ही वॉज किल्ड, इसकी हत्या हो गई दिल्ली में। तो इस तरह से इन तीनों दुश्मनों से छुटकारा पा गया। तो प्रारंभ में ये समस्या आई थी। क्या मेरी आवाज धीमी आ रही है?
मेरी आवाज़ धीमी आ रही है और तेज बोलें या फास्ट बोलें, बताएं। फास्ट बोलें या आवाज़ की वॉइस बढ़ाएं। बच्चे कुछ लिख रहे हैं, आवाज़ धीमी आ रही है। शंकर सोनी सर, पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बुक्स। अच्छा बेटे, पीसीएस के लिए अगर आपको लेना है तो प्राचीन काल में, प्राचीन एंशियंट हिस्ट्री में डीएन झा और श्रीमाली की किताब ले लो। अच्छी किताब है, पीसीएस लेवल का पूरा कवर करेगा। तो एंशियंट हिस्ट्री डीएन झा एंड श्रीमाली। और बेटे मेडिवल हिस्ट्री में सतीश चंद्रा की पढ़ लीजिए। सतीश चंद्र की किताब है मध्यकालीन भारत का इतिहास, परफेक्ट किताब है। और आधुनिक भारत के लिए बीएल ग्रोवर हिंदी मीडियम में आती है, बीएल ग्रोवर की किताब। दूसरी एक और लेना पड़ेगा इसके साथ में, बिपिन चंद्रा की किताब। तो ये दो किताब मॉडर्न की ले लेंगे, बीएल ग्रोवर, बिपिन चंद्रा, तो इससे आपका मॉडर्न कंप्लीट हो जाएगा। दक्षिण भारत के इतिहास पढ़ने के लिए बेटे नीलकंठ शास्त्री की बुक आती है, नीलकंठ शास्त्री की किताब ले लो। इतनी किताब पढ़ लीजिए, पीसीएस लेवल का कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आपको एक बुक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा वहाँ की लोकल हिस्ट्री के बारे में। जैसे आप अगर एमपी पीसीएस देते हैं तो मध्य प्रदेश के लोकल इतिहास के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और यदि आप उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए आपको यूपी का लोकल हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, गाइड वाइड लेना पड़ेगा। तो यही किताबें हैं। तो साउंड क्लियर आ रहा है। विकास सिंह ऐसा क्यों लिख रहे हैं? विकास सिंह परेशान लग रहे हैं। विकास सिंह ने अभी पहले क्लास में लिखा था कि सर आप समझाते बहुत बढ़िया हो लेकिन नोट्स नहीं लिखवाते हो। अब विकास सिंह को हम कैसे समझाएं कि नोट्स किसी का ना बनाओ, अपने आप से नोट्स बनाओ, उससे बढ़िया बेहतर नोट्स नहीं होता है। बाकी हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं और अधिकतर पॉइंट्स हम लिखवा रहे हैं बोर्ड पर भी। अगर आप एक बार में ना बना पाएँ तो इस वीडियो क्लिप को कई बार सुनो और फिर अपना नोट अपने तरीके से बनाओ। पॉइंट्स होना चाहिए आपके पास, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके पास। हम अगर केवल लिखवाने पर ही फोकस करें तो समझ नहीं पाएंगे आप लोग। इसलिए हम लिखवाने और समझाने दोनों का प्रयास करते हैं और यही प्रोसेस बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। बच्चे चाहते हैं कि समझाया भी जाए और जो मेन फोकस्ड पॉइंट है, अच्छे पॉइंट्स हैं, जो क्वेश्चन जिस पे बनते हैं वो लिखवाया भी जाए, उसके बारे में डिटेल बताया जाए। इसलिए विकास सिंह नोट्स अपना खुद बनाएं, ज़्यादा बेहतर है। बाकी मार्केट में हज़ारों नोट्स अवेलेबल हैं, सब नोट्स में इतिहास वही दिया हुआ है। कोई नोट्स उठा लीजिए मार्केट से, किसी का नोट्स, और आपको लिखा लिखा है रेडीमेड। आजकल तो इंटरनेट पर भी नोट्स मिल जाते हैं सारे बढ़िया फर्स्ट क्लास, कहीं से उठा लीजिए और उसी से नोट्स बनाइए। अन्यथा आप ये लेक्चर सुनकर इसको नोट्स बनाइए। एक बार में ना बना पाए दोबारा फिर उस वीडियो क्लिप को सुने, दोबारा ना बना पाए तीसरी बार फिर वीडियो क्लिप को सुने। आपको तो इतने ऑप्शंस मिल गए हैं पढ़ाई के लिए कि आप जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको अच्छा से अच्छा नॉलेज हो जाएगा, नोट्स भी बना लेंगे। आप देखिए निशांत कुमार हैं, कह रहे हैं हम नोट्स भी तैयार कर ले रहे हैं। यस सर, मैं नोट्स तो अपने से बना रहा हूँ। मैंने भी बोला था क्यों कोई और विकास होगा। अच्छा, हो सकता है, ठीक है, ओके, थैंक यू, कोई बात नहीं। मैं सोचा सुबह मॉर्निंग में पढ़ा रहा था तो विकास का कमेंट था, हमने कहा कोई बात नहीं, अगली क्लास में ध्यान आएगा तो समझा देंगे। तो ये हमने आपको बताया, ये क्लियर हो गया होगा। ताजुद्दीन एल्दौज फिर से बता देते हैं। ताजुद्दीन एल्दौज मोहम्मद गोरी का गुलाम, गजनी में शासन कर रहा था। ऐबक के डेथ के बाद दिल्ली का उत्तराधिकारी समझने लगा था, इसलिए 1215-16 में दिल्ली की तरफ कूच किया। पंजाब, उच्छ और मुल्तान में नसीरुद्दीन कुबाचा, ये मोहम्मद गोरी का एक और गुलाम था, वह भी अपने आप को दिल्ली का दावेदार समझने लगा क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का देहांत हो गया था। अब मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के दो ही गुलाम बचे थे, एक तो ताजुद्दीन एल्दौज, दूसरा नसीरुद्दीन कुबाचा। तो ये दोनों अपने आप के दावेदार समझने लगे थे।
उधर इल्तुतमिश को दरबारियों ने इनवाइट किया और सुल्तान बना दिया। इसलिए एक और अली मर्दन बंगाल का गवर्नर था, ये अपने आप को फ्री कर लिया कुतुबुद्दीन के डेथ के बाद, अपने आप को फ्री कर लिया बंगाल में, अलाउद्दीन की टाइटल ले लिया, सुल्तान की पदवी ले लिया, अलाउद्दीन के नाम से शासन करने लगा। तो इल्तुतमिश ने अपने दरबारियों के सपोर्ट से, नसरुद्दीन एक था इसका कमांडर इन चीफ, इल्तुतमिश का कमांडर इन चीफ नसरुद्दीन को बंगाल अभियान के लिए भेजा और अली मर्दन हार गया, मारा गया, बंगाल पर कब्जा हो गया इल्तुतमिश का। ताजुद्दीन एल्दौज दिल्ली की तरफ आ रहा था, उससे पहले नसरुद्दीन कुबाजा से पंजाब मुल्तान वगैरह पर इसकी लड़ाई हो गई। नसरुद्दीन कुबाचा भाग गया और उसके बाद ये दिल्ली की ओर आगे बढ़ा, तो ये लड़ाई लड़ा, तराइन की तीसरी लड़ाई। इसमें इल्तुतमिश ने ताजुद्दीन एल्दौज को हराया और ताजुद्दीन एल्दौज मारा गया। ये इससे भी छुटकारा मिल गया। अब ये बचा, तो हमने आपको बताया कि 1221 में लिख कर समझा देते हैं। 1221 में 1221 में पहला मंगोलियन इन्वेडर भारत के सीमा पर आक्रमण किया। ट्वेल्व 21 में चंगेज खान, या इसको गेंगेज खान भी कहते हैं, चंगेज खान या गंगेज खान। इसका वास्तविक नाम अगर पूछा जाए, रियल नेम तेमोजिन था। ये इसका रियल नेम है और ये फर्स्ट मंगोलियन इन्वेडर था, भारत की सीमा पर अटैक किया। फर्स्ट मंगोलियन इन्वेडर, प्रथम मंगोल आक्रमणकारी था ये। ये पहला मंगोलियन इन्वेडर भारत की सीमा पर आया था, आउट स्कर्ट ऑफ इंडिया, भारत की सीमा पर अटैक किया था। ये किसका पीछा करते आया था? जलालुद्दीन माकबरनी का। जलालुद्दीन माकबरनी, इसका पीछा किया था। ये था सन ऑफ ख्वारिज्म शाह, ख्वारिज्म शाह का बेटा था। ख्वारिज्म शाह ये अफगानिस्तान का राजा था इस समय। ख्वारिज्म शाह अफगानिस्तान का किंग था। इस पर चंगेज खान ने अफगानिस्तान इस पर अटैक किया, ये अफगानिस्तान से भाग गया। इसका बेटा जलालुद्दीन माकबरनी पंजाब में आके शरण लिया, भागकर पंजाब में आया। पंजाब इल्तुतमिश के समय में इंडिया में ही था। नसरुद्दीन कुबाचा दिल्ली पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा था, तो पंजाब में आके शरण लिया। चंगेज खान भारत की सीमा तक आ गया और इल्तुतमिश के पास मैसेज भेजा कि जलालुद्दीन माकबरनी को अपने साम्राज्य से भगाओ, अन्यथा इसके आक्रमण का सामना करो। इल्तुतमिश डर गया और नसरुद्दीन कुबाचा पर आक्रमण करने के प्रयास में, या नसरुद्दीन मुल्तान पर जीतने के प्रयास में जलालुद्दीन माकबरनी को पंजाब से भागना पड़ा। तो उधर जलालुद्दीन माकबरनी पंजाब से भाग गया और इधर इल्तुतमिश ने पंजाब मुल्तान उच्च पर आक्रमण किया। कब आक्रमण किया? 1221-22 की बात है।
1221-22 की बात है। 1222 की बात है। पंजाब उच्च मुल्तान पर अधिकार किया और नसीरुद्दीन कुबाचा को पकड़ लाया, दिल्ली में लाया। नसीरुद्दीन कुबाचा को 1227 में मार दिया। इसलिए इस प्रकार तीनों विरोधियों से इल्तुतमिश को छुटकारा मिल गया। तो ये याद रखें, चंगेज खान मंगोलियन था और मंगोलियन बुद्धिस्ट थे, ये बौद्ध धर्म को मानता था। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बुद्धिस्ट था, ये बौद्ध धर्म को मानता था। बाद में मंगोलियंस, मंगोल वाले इस्लाम को कबूल कर लिए। कब? अलाउद्दीन खिलजी के समय में कुछ मंगोलों ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो जिन मंगोलों ने इस्लाम को कबूल कर लिया उनको नया मुसलमान कहा गया है। वे मंगोलियन जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया उनको नया मुस्लिम कहा गया है। तो न्यू मुस्लिम्स आर दोज मंगोलियंस हु वर कन्वर्टेड इनटू इस्लाम। अभी नहीं, मंगोलियन अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली पर अटैक करे और यहीं कुछ बस गए जो इस्लाम को कबूल कर लिया। दिल्ली में मंगोलपुरी एक एरिया का नाम है, वहां उन्हीं की बस्तियां हैं। तो याद रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसके समय में चंगेज खान ने भारत की सीमा पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश लगाइएगा। चलते हैं आगे की तरफ और आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखिए, इल्तुतमिश ने को जिन दरबारियों ने सुल्तान के रूप में इनवाइट किया, इल्तुतमिश ने उनका एहसान नहीं भूला। इल्तुतमिश ने उन दरबारियों को अपने मंत्री के रूप में अपॉइंट किया और इसको कहा गया है टर्किश ई चहलगानी। तो इल्तुतमिश ने टर्किश ई चहलगानी या चहलगानी या चालीसा भी कहते हैं, तुर्की चहलगानी या चहलगानी या चालीसा, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं ग्रुप ऑफ 40 टर्किश नोबल्स। ग्रुप ऑफ 40 टर्किश नोबल्स। 40 तुर्क दरबारियों का एक दल, 40 तुर्क दरबारियों का एक दल। तो 40 तुर्क दरबारियों का एक दल बनाया गया, चहलगानी या चालीसा या टर्किश चहलगानी कहा जाता है। और इल्तुतमिश के शासनकाल में 40 तुर्क दरबारियों के इस दल ने काफी योगदान दिया। लेकिन जब इल्तुतमिश मर गया, उसके उत्तराधिकारियों को गद्दी पर बैठाया, उतारा, यानी किंग मेकर के रोल में आ गए थे। अभी नहीं, बाद में किंग मेकर के रोल में आ गए, राजा बनाने की भूमिका में आ गए। आप शायद जानते हो रजिया इल्तुतमिश की डॉटर, इल्तुतमिश के डेथ के बाद सत्ता में आना चाहती थी, लेकिन 40 तुर्क दरबारियों ने रजिया को गद्दी पर आने नहीं दिया, बल्कि 40 तुर्क दरबारियों ने रजिया के स्थान पर निकम्मे पुत्र रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया। रजिया आम जनता में गई, आम जनता से अपने पिता की इच्छा बताई, उसके पिता की इच्छा को जनता ने फॉलो किया, रजिया को सत्ता में लाए। रजिया आम जनता के सपोर्ट से सत्ता में आई थी, इसलिए रजिया जब सत्ता में आई तो 40 तुर्क दरबारी इसको सफल नहीं होने दिए। आगे हम आपको बताएंगे। कहा गया कि रजिया 40 गुंडों में फंस गई। ये वही 40 गुंडे हैं जिनको इल्तुतमिश ने अपने दरबार में मंत्री के रूप में अपॉइंट किया, क्योंकि इल्तुतमिश को इन्होंने इनवाइट किया, इस एहसान के बदले में इस दल को बनाया। बाद में इस दल ने अपने हाथ में पावर लेने के चक्कर में निकम्मे उत्तराधिकारी सत्ता में लाए उतारे, यानी किंग मेकर के रोल में आ गए। आगे चलकर बलबन जो किसी 40 तुर्क दरबारियों का एक नेता था, प्रबल नेता। इल्तुतमिश जब मर गया तो काफी दिन बाद 40 तुर्क दरबारियों का एक लीडर बलबन सत्ता में आया और बलबन ने 40 तुर्क दरबारियों के दल को ही समाप्त कर दिया था। आगे बताएंगे आपको। तो ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट के लिए आपको ये सब ध्यान देना है, किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या उद्देश्य था।
चलें आगे हम आपको बताते हैं, अगले पॉइंट की तरफ ले चलते हैं। और इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में पहली बार सुल्तान की पदवी लिया था। इल्तुतमिश ने पहली बार दिल्ली इंडिया में सुल्तान की पदवी लिया था। जैसे हमने आपको बताया था सुबह की क्लास में, पूरे वर्ल्ड में पहला मुस्लिम जिसने सुल्तान की पदवी लिया, तो पहला मुस्लिम जिसने सुल्तान की पदवी लिया मोहम्मद गजनवी था। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भारत में पहला मुस्लिम रूलर जिसने सुल्तान की पदवी लिया, तो इल्तुतमिश था। दरअसल इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम और दामाद था। जैसे ही इसने दामाद बना, गुलामगिरी से छुटकारा मिल गया। इस तरह से सुल्तान की पदवी लिया। याद रखें, दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था, दिल्ली का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक फ्री नहीं था, सुल्तान की पदवी ले नहीं सकता था, खलीफा ने मान्यता नहीं दिया। दूसरी बात, सुल्तान की पदवी लेने के अलावा बगदाद के खलीफा ने इसको मान्यता दिया, अल मुंतसिर बिल्लाह, अल मुंतसिर बिल्लाह। ये कैलिफ ऑफ बगदाद, बगदाद के खलीफा ने इसको मान्यता दिया। रोब जानते हैं, रोब, ROBE। इल्तुतमिश को खलीफा ने रोब भेजा। रोब माने लबादा होता है, रोब का मतलब लबादा। खिल्लत भेजा, खिल्लत माने खलीफा से आया है, खिल्लत, खिल्लत में राज छत्र दंड भेजा। राजा राजत्व धारण करता है, राजा छत्री धारण करता है, राजा प्रशासन का डंडा धारण करता है। 3 सिंबल भेजें जिसको खिल्लत कहा जाता है। तो रोब, लबादा और खिल्लत, खिल्लत भेजा। खिल्लत यानी कुछ सिंबल भेजे जिसको इन्वेस्टिचर कहा जाता है, इंग्लिश इन्वेस्टिचर, राज छत्र दंड भेजा। तो इस तरह से बगदाद के खलीफा इस समय अल मुंतसिर बिल्लाह, इल्तुतमिश को रोब भेजा और इसके बाद खिल्लत भेजा, राज छत्र दंड भेजा, इन्वेस्टिचर भेजा। इल्तुतमिश ने खलीफा को कुछ गिफ्ट भी भेजे थे। गिफ्ट में सोना चांदी, हीरे जवाहरात। इस तरह से इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा के पास इस तरह के कुछ गिफ्ट्स भेजे, डोनेशन दिया, तब जाके मान्यता दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश को मिला है। तो खलीफा एक बहुत बड़ा पद होता था धर्म के रूप में। खलीफा जिसको मान्यता दे वही सुल्तान की पदवी ले सकता था। और इसके बाद खलीफा से मान्यता लेने के पश्चात इल्तुतमिश ने अपने नाम के 2 सिक्के चलाए। इल्तुतमिश मिंटेड 2 कॉइन्स। इल्तुतमिश ने अपने नाम के 2 सिक्के चलाए हैं। एक तो टंका, दूसरा जीतल। टंका सिल्वर का था, जीतल कॉपर यानी तांबे का था। तो चांदी का टंका, तांबे का जीतल, टंका 175 ग्रेन का था। पहली बार इसने एक स्टैंडर्ड सिक्के चलाए हैं। फर्स्ट टाइम इल्तुतमिश ने इंडिया में, पहला मुस्लिम सुल्तान है, सुल्तान याद रखें, सुल्तान। वैसे तो प्राचीन काल में तमाम सिक्के चले हैं, स्टैंडर्ड सिक्के। दिल्ली सल्तनत में पहला मुस्लिम रूलर जो इंडिया में सुल्तान बना, अपने नाम के 2 सिक्के चलाए। इन सिक्कों पर अपना नाम लिखवाया। इल्तुतमिश ने अपना नाम
mentioned his name along with the name of caliph. अपने नाम के साथ खलीफा का नाम भी लिखवाया। तो अपना नाम लिखवाया, अपने नाम के साथ खलीफा का नाम भी लिखवाया। यह भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान अपने नाम के सिक्के चलाए, इन सिक्कों पर अपना नाम लिखवाया और खलीफा का नाम भी लिखवाया। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और है, इन सिक्कों पर इल्तुतमिश ने लक्ष्मी और नंदी, नंदी शिव का सवारी है, नंदी लक्ष्मी का चित्र भी सिक्कों पे छपवाया। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इल्तुतमिश ने मोहम्मद गोरी के सिक्कों को फॉलो किया। जिस तरह से गोरी के सिक्कों पर लक्ष्मी का चित्र छपा होता था जो इंडिया में चलता था, उसी प्रकार इसने भी सिंपैथी लेने के लिए, गैर मुसलमानों की सहानुभूति लेने के लिए अपने सिक्कों पर लक्ष्मी, नंदी का चित्र छपवाया। इल्तुतमिश के महल के सामने एक नंदी बुल का चित्र भी था, स्टैच्यू था, चित्र नहीं, नंदी बैल का स्टैच्यू, और उसके गले में घंटी बधवाई थी। कहा जाता है कि उस घंटी को बजा करके लोग न्याय की मांग कर सकते थे। ऐसा पहला सुल्तान है। न्याय व्यवस्था के लिए अपने महल के दरवाजे पर एक नंदी का स्टैच्यू लगवाया, उसके गले में घंटी बधवाया, न्याय की मांग किया जा सकता था। तो ये 2-3 पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला सुल्तान दिल्ली सल्तनत का अपने नाम के 2 सिक्के चलाए, खलीफा का नाम लिखवाया और इसके अलावा लक्ष्मी और नंदी का चित्र भी छपवाया इन सिक्कों पर। इल्तुतमिश स्वयं को नियाबते खुदाई कहा। नियाबते खुदाई यानी खुदा का नायब बताया। यह है सुल्तान नियाबते खुदाई। और इस तरह से खलीफा को मान्यता देने के बाद इसके नाम के मस्जिदों में खुतबे पढ़े गए थे। खुतबा, खुतबा वाज रीड। इल्तुतमिश के नाम पर पहली बार मस्जिदों में खुतबा पढ़ा गया था। खुतबे में फ्राइडे में जुम्मे की नमाज के वक्त सुल्तान के नाम का खुतबा पढ़ा जाता था। तो पहला ऐसा सुल्तान है जिसके नाम का मस्जिदों में खुतबा पढ़ा गया। खुतबे में सुल्तान के लंबे उम्र की कामना की जाती थी। तो इस तरह से ये सब प्रतीक है कि सुल्तान की पदवी धारण किया। और फिर शरा जानते हैं, शरा, शरा का मतलब इस्लाम के कानून को शरा कहा जाता है। शरा को शरीयत भी कहते हैं बेटे। शरा को शरीयत भी कहा जाता है। तो इस तरह से इस्लाम के हिसाब से शरा की उपाधि, शरा के नियम को लागू किया, यानी शरा के हिसाब से कानून व्यवस्था को प्रारंभ किया था। इस्लाम धर्म के हिसाब से दिल्ली सल्तनत के शासन को चलाया। शरा के हिसाब से इल्तुतमिश ने पहली बार दिल्ली सल्तनत में 4 कानूनी कर लिए थे। अब आप देखिए, उलेमा, मुस्लिम विद्वानों को कहा जाता था उलेमा। मुस्लिम विद्वान को उलेमा कहा गया है। मुस्लिम स्कॉलर्स जो उलेमास थे, इनका मेन काम क्या था? मुसलमानों को देखना, उनके बारे में पता करना कि ये इस्लाम धर्म के हिसाब से चल रहा है या नहीं। यदि वो इस्लाम धर्म के हिसाब से नहीं चल रहा होता था तो उसको शरा के हिसाब से पनिशमेंट किया जाता था। लेकिन उलेमास, मुसलमानों का एक धार्मिक ग्रुप, विद्वानों का एक ग्रुप, इल्तुतमिश फिर दबाव बनाया कि इल्तुतमिश एक फरमान जारी करे दिल्ली सल्तनत में, गैर मुसलमानों के लिए फरमान जारी करो, या तो गैर मुसलमान इस्लाम कबूल करें या फिर डेथ यानी मृत्यु। ये उलेमाज, मुस्लिम स्कॉलर्स, इन्होंने इल्तुतमिश पर दबाव बनाया। लेकिन इल्तुतमिश ने उलेमास के दबाव में आया नहीं,
उसने इल्तुतमिश ने उलेमास को कहा कि आप अपने धर्म के मामले में ध्यान दो, यहां सुल्तान को क्या करना है, आप धर्म के मामले में मुसलमानों के धर्म को देखो कि पालन कर रहे हैं या नहीं, सुल्तान को मत दबाव डालो, क्योंकि सुल्तान इल्तुतमिश ने फरमान जारी नहीं किया। यानी सुल्तान इल्तुतमिश ने उलेमा को धर्म के मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। इल्तुतमिश ने यह फरमान जारी किया कि या तो इस्लाम कबूल करो या फिर जजिया टैक्स दो, जबकि उलेमा चाहते थे कि या तो इस्लाम कबूल करो या फिर डेथ। इल्तुतमिश ने इनको मना कर दिया। ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि किस सुल्तान ने उलेमास को धर्म के मामले में हस्तक्षेप करने से मना किया था, इल्तुतमिश ने। और किस सुल्तान ने राजनीति के मामले में उलेमास को हस्तक्षेप करने से मना किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऐसे दो सुल्तान जिन्होंने मुस्लिम स्कॉलर्स, विद्वानों को धर्म के मामले में, राजनीति के मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। याद रखें, इल्तुतमिश धर्म के मामले में, रिलीजियस मामले में, अलाउद्दीन खिलजी ने राजनीति के मामले में उलेमास को हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। तो इस तरह से शरा के हिसाब से इल्तुतमिश ने 4 कानूनी कर लगाए। शरा, शरीयत के हिसाब से 4 कानूनी कर लगाए। फोर लीगल टैक्सेस, 4 कानूनी कर। पहला है जजिया, बता चुके हैं, एक धार्मिक कर था, लेविड ऑन नॉन मुस्लिम्स। जजिया एक धार्मिक कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था। यही कह के लिया जाता था कि आपकी रक्षा सुरक्षा मुस्लिम सिपाही कर रहे हैं, आप अपनी रक्षा सुरक्षा के बदले में जजिया दो या फिर मुसलमान बन जाओ, आपको सेना में शामिल किया जाएगा, आपसे जजिया नहीं लिया जाएगा। जजिया की 3 कैटेगरी थी। रिच क्लास से 48 दिरहम, दिरहम अरब की करेंसी का नाम है, तो 48 दिरहम रिच क्लास से, 24 दिरहम मिडिल क्लास से, और 12 दिरहम जो गरीब लोग थे, बहुत ज़्यादा गरीब नहीं, भिखारी वगैरह नहीं, गरीबों से लिया जाता था, यानी लोअर क्लास से। और एक बात आपको पता ही होगा, जजिया ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, महिलाओं पे जजिया नहीं लगता था, बच्चों से भी जजिया नहीं लिया जाता था। हर्मिट्स माने सन्यासी, हर्मिट्स सन्यासियों से जजिया नहीं लिया जाता था। भिखारियों से भी जजिया नहीं लिया जाता था, बेगर्स। तो इनसे जजिया टैक्स नहीं लिया जाता था। ब्राह्मणों से, महिलाओं से, बच्चों से, सन्यासियों से, भिखारियों से, और ऐसे नॉन मुस्लिम जो नहीं दे सकते थे, जिनके पास इनकम का कोई स्रोत नहीं था, अनेबल थे देने में, जैसे पागल हो गया, दिवालिया हो गया, कोढ़ी हो गए, ये भी कहाँ देते थे। तो जजिया ऐसे लोगों से नहीं लिया जाता था, गैर मुसलमानों में। आगे हम आपको बताएंगे कि ब्राह्मणों से पहली बार जजिया किसने ले लिया, फिरोज शाह तुगलक ने। ये हम आपको आगे और फिर बताएंगे, एक बार चर्चा करेंगे। ब्राह्मणों से पहली बार जजिया टैक्स फिरोज शाह तुगलक ने लिया था। तो इस तरह से जजिया के बाद ज़कात या ज़कत, यह भी एक धार्मिक कर था, रिलीजियस टैक्स, लेविड ऑन मुस्लिम्स ओनली। यह केवल मुसलमानों से लिया जाता था। ज़कात एक धार्मिक कर केवल मुसलमानों से,
और याद रखें ज़कात कंपलसरी नहीं था, अनिवार्य नहीं था। अगर आप मुस्लिम हैं, इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, तो इस्लाम धर्म के अनुसार आपकी ड्यूटी है, आपका ये कर्तव्य है कि आप अपने इनकम का कुछ भाग ज़कात के रूप में दें। इस पैसे को मस्जिद बनाने में, गरीब मुसलमानों को भोजन कराने में और धार्मिक पर्पज में यूज किया जाता था। इसका मेन उद्देश्य रिच क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास मुस्लिम्स की ड्यूटी है। अनिवार्य नहीं था, कंपलसरी नहीं था, बट इट वाज द ड्यूटी ऑफ मुस्लिम्स टू पे द ज़कात। इस्लाम के मदद के लिए ज़कात दें। कहीं कहीं दिया है कि इसको 2.5% लिया जाता था और कहीं कहीं 1/40वां भाग कहा गया है। तो हमने ये दोनों पढ़ा है। ये ज़्यादा ठीक लगता है कि 1/40वां भाग ज़कात के रूप में मुसलमान देते थे अपनी इनकम का 1/40। अच्छा, तीसरा जो था खिराज या खराज। खिराज अथवा खराज, ये तीसरा प्रमुख कर था। तो ये लैंड टैक्स रेवेन्यू था। यह एक लगान था, लैंड टैक्स रेवेन्यू लेविड ऑन नॉन मुस्लिम्स से लिया जाता था। खिराज या खराज भू राजस्व कर था, गैर मुसलमानों से लिया जाता था। खिराज अथवा खराज लगान था, गैर मुसलमानों से लिया जाता था। प्रारंभ में यानी इस समय 1/3 भाग लिया जाता था। आगे चल के अलाउद्दीन ने 1/2 भाग ले लिया और मोहम्मद बिन तुगलक ने 2/3 भाग ले लिया। बाकी सुल्तानों ने 1/3 लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 50% ले लिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 60 से 70% ले लिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी 50%, मोहम्मद बिन तुगलक 2/3 ले लिया था। ज्यादातर सुल्तानों ने 1/3 लिया। अच्छा, जमीन भी कई प्रकार की होती थी। कुछ ऐसी जमीन थी खालसा लैंड कहलाती थी। खालसा जमीन, खालसा जमीन बड़ी उपजाऊ जमीन थी। ये जमीन गंगा दोआब वाले एरिया को कहते थे। गंगा यमुना के बीच वाले भाग को गंगा दोआब कहा गया है। ये जमीन खालसा लैंड कहलाती थी। ये जमीन डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। इस जमीन पर इक्ता नहीं दिया जाता था। अभी आपको बताएंगे इक्ता सिस्टम क्या था। इक्ता वह जमीन थी जो कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को, सिपाहियों को, अधिकारियों को, दरबारियों को जमीन प्रांत इक्ता के रूप में दिया जाता था। कैश पेमेंट नहीं दिया गया। कैश पेमेंट की जगह इक्ता दे देते थे, जमीन दे देते थे। कारण ये था कि इंडिया में मुसलमानों की संख्या कम थी। इंडिया में मुसलमानों को बसाने के लिए इल्तुतमिश ने कैश पेमेंट की जगह इक्ता देना स्टार्ट किया था। तो इक्ता ऐसी जमीन थी जो कर्मचारियों को, सिपाहियों को, दरबारियों को जमीन के रूप में दिया जाता था। कैश पेमेंट नहीं दिया जाता था। मान लीजिए एक सिपाही को 10 बीघा जमीन दे दिया, उसके नाम से कर दिया। अब वो सिपाही कमाए खाए, परिवार चलाए, लड़ाई हो लड़ने जाए। इसी तरह कर्मचारियों को दे दिया 5 बीघा जमीन परमानेंट, उसी की जमीन हो गई। वो उस पर जोते बोए, कमाए खाए, परिवार चलाए, काम करने के लिए, सरकारी काम करने के लिए वो अपने ऑफिस में आए। अब जैसे कर्मचारी के अलावा दरबारी जो थे उनको बड़े बड़े प्रांत इक्तादार के रूप में दे दिया जाता था, इक्ता के रूप में। जैसे मान लीजिए बदायूं इक्ता दे दिया,
किसी अपने गवर्नर को कि लो इसको चलाओ, लगान एकत्र करो और इसमें से इतना हमें दो, इतना तुम रखो। इस तरह से बड़ी बड़ी इक्ताएं, यानी प्रांतों को इक्ता कहते थे। छोटी छोटी इक्ताएं मतलब 10 बीघा 5 बीघा जमीन को भी इक्ता कहते थे। बड़ी बड़ी इक्ताओं यानी प्रदेशों को दरबारियों को दिया जाता था, कैश पेमेंट नहीं देते थे। इक्ता यानी उस प्रांत को संभाले और उसमें से जो इनकम आए उसको सेंटर को भी दे और अपने पेमेंट के रूप में भी कुछ परसेंट रख ले। तो इस तरह से सुल्तान ने सोचा कि अगर हम इनको कैश पेमेंट दे देंगे तो ये सिपाही कर्मचारी बाद में रिटायर्ड हो जाएंगे तो यहाँ से वापस अफगानिस्तान चले जाएंगे, इंडिया में मुसलमानों की संख्या बढ़ नहीं पाएगी। इसलिए ऐसा करो कि इनको ज़मीन दे दो, यहीं परिवार के साथ बस जाएं, वापस अफगानिस्तान ना जाएं। इस वे में इक्ता सिस्टम इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। बट याद रखें, खालसा ज़मीन बड़ी उपजाऊ ज़मीन थी, गंगा दोआब का क्षेत्र था, इस पे इक्ता नहीं दिया जाता था। इक्ता वाज नॉट गिवन, इक्ता नहीं दिया जाता था इस जमीन पर। इस जमीन पर इक्ता नहीं दिया जाता था। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट जमीन थी। और एक जमीन ऐसी थी जो वक्फ लैंड कहलाती थी। वक्फ लैंड, वक्फ जमीन ऐसी जमीन थी जो मुस्लिम मौलवी को, इमाम को, विद्वानों को, मुस्लिम विद्वानों को इनाम के रूप में दिया जाता था, यानी डोनेटेड लैंड को कहते थे। डोनेटेड लैंड्स वक्फ लैंड कहलाती थी। बाकी सामान्य जमीनें थी जिस पर किसानों को लगान देना पड़ता था। ये जमीन डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती थी और ये वक्फ बोर्ड या कोई इमाम, मौलवी, उलेमा इनको दिया जाता था। ज्यादातर किसान तो आप जानते हैं प्रारंभ में हिंदू थे, नॉन मुस्लिम किसान इंडिया में ज्यादा थे स्टार्ट में। बाद में धीरे धीरे मुसलमान भी किसान बन गए। तो जब मुसलमान किसानी करने लगे, यहीं बस गए, खेती जमीन वगैरह हो गई, तो बाद में फिरोज तुगलक ने मुस्लिम किसानों से भी उसर नामक लगान लिया था। आगे हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से इल्तुतमिश के शासनकाल में एक चौथा टैक्स शरह के हिसाब से, चौथा टैक्स था खुम्स। या इसको हिंदी में खम्स भी कहा जाता है। अब आप देखिए, लूटा गया माल था, वार बूटी या वार स्पॉइल्स कहलाता है। लूट का माल या इसको भी वही कहेंगे, वार स्पॉइल्स या वार बूटी, लूट का माल। अब आप देखिए, इसमें लूट के माल का 1/5 भाग सुल्तान ले लेता था और 4/5 भाग सैनिकों को दिया जाता था। सैनिक दो प्रकार के थे। एक सैनिक वो जिनको जमीन दिया जाता था, कैश पेमेंट नहीं दिया जाता था, जिनको जमीन दे दिया जाता था, कमाते थे, खाते थे। और दूसरी वह जमीन थी जो किसानों के पास थी। तो याद रखें, ये जो वार बूटी था सब सैनिकों से नहीं लिया जाता था। ये ऐसे सैनिकों से लिया जाता था जो प्रोफेशनल होते थे। प्रोफेशनल माने फ्रीलांसर। जैसे किसी सैनिक ने अपने घोड़े भी रख लिए, साजो सामान रख लिए, जब लड़ाई प्रारंभ होती थी तो डायरेक्ट भर्ती हो जाते थे और वे लूट पाट करके लेते थे। तो लूटे गए धन में से 1/5 भाग सुल्तान ले लेता था, 4/5 भाग सैनिक को दे दिया जाता था। ऐसे सैनिक को दखली कहा गया है, दखली। तो इन सैनिकों को ऐसे भर्ती किया जाता था, दखली सोल्जर्स। दखली सिपाही।
तो इस तरह से लूटे गए धन का 1/5 भाग सुल्तान लेता था, 4/5 भाग सैनिक को दिया जाता था। दखली सैनिक ऐसे सैनिक थे जो फ्रीलांसर थे, प्रोफेशनल थे, जिनके पास अपने साजो सामान होता था और लड़ने गए, मारे गए तो उनका रिस्क था। जीत गए, लूटपाट के धन लाए तो उसमें एक ही बार में सिपाही माला माल हो जाता था, चाहे दोबारा ना जाए, इतना धन लूट ले आता था। अनाज लूट ले आता था, जेम्स ज्वेलरी लूट ले आता था, जो भी लूटा था उसे 1/5 भाग देना पड़ता था। तो यही 4 कानूनी टैक्स लिया था। लेकिन आपको बताएं कि अलाउद्दीन खिलजी ने 27 प्रकार के टैक्स लगाए थे। ये 4 तो था ही, इसके अलावा कई और टैक्स लगा दिए। अलाउद्दीन खिलजी चाहता था किसान लगान के चक्कर में परेशान रहे, जिससे किसान विद्रोह न कर पाए। तो इस तरह से इतना टैक्स लगा दो किसान परेशानी में रहे, रिवोल्ट न कर पाए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 27 प्रकार के लिए थे, जबकि इसने केवल 4 कानूनी कर लगाए हैं। हालां बाद में चल करके फिरोज शाह तुगलक ने 27 में से केवल 5 प्रकार के टैक्स लिए थे। एक सिंचाई कर भी आगे लिया था, आगे बताएंगे आपको। इक्ता सिस्टम तो आप जब समझ ही गए होंगे। इक्ता, बड़ी बड़ी इक्ताएं प्रांतों में तब्दील कर दी गईं और दरबारियों को इक्ता दे दिया, यानी प्रांतों का गवर्नर बना दिया। उनको इक्तादार कहा गया, मुक्ता कहा गया, वली कहा गया। तो इक्ता पार्ट ऑफ लैंड्स या इक्ता प्रोविंस को भी कहा गया है। गिवन टू सोल्जर्स, वर्कर्स इन लिeu ऑफ कैश सैलरी। इक्ता वह जमीन थी जो सिपाहियों को कैश पेमेंट के बदले में दिया जाता था। इक्ता ऐसी जमीन थी जो सिपाहियों को, कर्मचारियों को कैश पेमेंट के बदले में दिया जाता था। और दरबारियों को प्रांत के रूप में इक्ता दिया जाता था, प्रांत के रूप में इक्ता दिया जाता था दरबारियों को। तो इस प्रकार इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया था। आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता सिस्टम बंद कर दिया। इनके अलावा अलाउद्दीन खिलजी तमाम काम किए, उनको बताएंगे उसके टाइम में। लेकिन इल्तुतमिश के शासनकाल में तमाम चीज़ों का निर्माण किया गया, जैसे मस्जिद बनवाए गए, तमाम छोटे छोटे शहरों में मस्जिद बनवाए गए। और इसके अलावा मकतब होता था, यानी मोनास्ट्री, मठ टाइप के, जैसे इनका मस्जिद टाइप का जो मठ होता जहाँ स्कूल भी चलता था, मकतब, मदरसा। बावली बनाई गई, बावली जानते ही होंगे, दिल्ली में बावली भी बनवाया इसने। मॉस्क्स, मस्जिद को कहते हैं वैसे तो जानते ही हैं आप, लेकिन मकतब हम बताना चाहते हैं। मकतब, ये मकतब मस्जिद प्लस स्कूल दोनों का काम करता था। यहां दोनों काम होता था, स्कूल साथ में मस्जिद भी होता था। और मदरसा में भी लगभग ऐसे ही था। मदरसा, बावली तो जानते ही हैं, तालाब टाइप का फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए बनाया गया था। तो इस तरह से सुल्तान इल्तुतमिश काफी काम किया दिल्ली सल्तनत को एक करने में। लेकिन इल्तुतमिश 1236 में मर गया था, नेचुरल डेथ थी इसकी। 1236 में इसका देहांत हो गया। मरने से पहले इसने अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन इसके डेथ के बाद 40 तुर्क दरबारियों ने रजिया को सत्ता में नहीं आने दिया।
रजिया आम जनता में गई, आम जनता से सपोर्ट मांगी, जनता ने रजिया को गद्दी पर बैठाया। तो इल्तुतमिश 1236 में मरा था। लेकिन डेथ से पहले रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया था। रजिया कुतुब बेगम की डॉटर थी। रजिया जो थी इसकी पुत्री है, डॉटर ऑफ कुतुब बेगम। और ये ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री थी। तो रजिया बड़ी योग्य थी। अपने पूर्व मालिक कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री को उत्तराधिकारी घोषित किया। जबकि 40 तुर्क दरबारियों ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये इल्तुतमिश का ही लड़का था, लेकिन इसकी मदर थी ये शाह तुर्कन। अब आप देखिए, रुकनुद्दीन फिरोज शाह की मम्मी शाह तुर्कन थी, इल्तुतमिश की अन्य पत्नी। 40 तुर्क दरबारियों पर शाह तुर्कन का बड़ा ही दबदबा था। तो रजिया को उत्तराधिकारी बनाया। 40 तुर्क दरबारी नहीं माने, रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठाया, क्योंकि शाह तुर्कन का 40 तुर्क दरबारियों पर दबदबा ज्यादा था। निशांत कुमार पूछ रहे हैं, सर मदरसा क्या होता है? मदरसा शिक्षा का केंद्र होता है, एजुकेशनल सेंटर, शिक्षा का केंद्र। मदरसा में धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, यहां रिलीजियस शिक्षा दी जाती थी। मकतब मदरसा लगभग सेम होते थे, ये दोनों लगभग सेम थे। मकतब टर्मोलॉजी कहीं की, मदरसा दिया है, शिक्षा का केंद्र था। दीपा कह रही हैं, सर ये लाइव क्लास चल रही है क्या? रिकॉर्डेड वीडियो तो आप पूरा देख सकते हैं, लेकिन लाइव ही क्लास है ये तो ये इल्तुतमिश मर गया, इसको गद्दी पर आने के लिए सपोर्ट किया 40 तुर्क दरबारियों ने। लेकिन रजिया को हम आपको बताएंगे, रजिया आम जनता के सपोर्ट से सत्ता में आई, कॉमन पीपल के समर्थन से सत्ता में आई। रजिया सुल्ताना 1236 से 1240 तक ये सत्ता में आई थी। रजिया सुल्ताना तो ये कुतुब बेगम की पुत्री थी, कुतुब बेगम इल्तुतमिश की पत्नी। 40 तुर्क दरबारियों ने रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठा तो दिया। रुकनुद्दीन बेहद निकम्मा था। शाह तुर्कन अपने हाथ में सत्ता रखी, और ज्यादातर सत्ता तो 40 तुर्क दरबारियों के पास ही थी। 40 तुर्क दरबारियों ने विभागों का बंटवारा आपस में कर लिया, क्योंकि रुकनुद्दीन योग्य नहीं था, निकम्मा था। ये 40 तुर्क दरबारी चाहते थे कि ऐसे ही निकम्मा गद्दी पर आए, जिससे पावर उनके पास रहे, पावर का केंद्र 40 तुर्क दरबारियों के पास रहे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और रजिया सुल्ताना या रजिया बेगम भारत में पहली महिला शासिका है, और आप ये भी कह सकते हैं कि वह आखिरी महिला शासिका भी है। प्राचीन काल में प्रभावती गुप्ता, चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर, वाकाटक वंश में शासन किया था। वाकाटक वंश में शासन किया था प्रभावती गुप्ता ने। लेकिन आपको पता होगा कि प्रभावती गुप्ता फुल फ्लैज शासिका नहीं थी, वह अपने फादर चंद्रगुप्त सेकंड के अंडर में शासन करती थी। ये रजिया जो है फुल फ्लैज शासिका बनी, जनता के सपोर्ट से सत्ता में आई। तो इस तरह से पहली महिला शासिका है, फर्स्ट लेडी रूलर। बाकी तो पता ही है कि डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की पुत्री, और केम इन पावर विद द हेल्प ऑफ
कॉमन पीपल, आम जनता के सपोर्ट से वह सत्ता में आई थी। कॉमन पीपल के सपोर्ट से सत्ता में आई। वह आम जनता के सपोर्ट से सत्ता में आई थी। भारत की पहली महिला शासिका इल्तुतमिश की पुत्री आम जनता के सपोर्ट से सत्ता में आई।
सॉरी सर, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी इसलिए। तो बताएं, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। रजिया सुल्ताना नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएं क्या फिर? रजिया सुल्ताना को हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बताएं, क्योंकि इसमें टाइम होने वाला है, कोई और बैच इसमें चलेगा 5 बजे से। तो अगर आपकी इच्छा हो तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे में स्टार्ट करें, रजिया सुल्ताना और बलबन वगैरह को। दीपा बताएं, निशांत जी। आवाज आ रही है? रजिया सुल्ताना के बारे में अगली क्लास में पढ़ाते हैं, है ना? ठीक है, ओके बेटे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।